जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयत्न जरूर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी इज यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, हमें ये बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके लिए हम पहले पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें लाभ कमाने को ध्यान में न रखकर लोगों के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। वहीं अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर लाभ कमाने को पहले रखा जाता है और लोगों के कल्याण को यहाँ पर ध्यान इनका नहीं रखा जाता। और इस पर क्या होता है, समाजवादी में यहाँ पे सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के नियंत्रण में होती है, जबकि ये निजी तौर पर चलाई जाती है। यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों का मिला जुला रूप है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप कैसा है, इसलिए हमारी इकोनॉमी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, दोनों का ही योगदान होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सिडबी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जिसे हम सिडबी के नाम से भी जानते हैं, हमें बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हमें हेडक्वार्टर बताना है। इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, नई दिल्ली में। तो सिडबी का सीधा सीधा सा मुख्यालय हमें याद रखना है, ये है लखनऊ के अंदर। सिडबी की स्थापना IDBI एक बैंक था जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की ही कार्यभार को कम करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। और सिडबी की जो स्थापना की गई थी वो 1990 में की गई थी। कब की गई थी, 1990 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। और इसका मुख्यालय हमने देखा ही अभी कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति है क्या है, हमें बताना है मौद्रिक नीति क्या है। राजकोषीय नीति के विपरीत होती है। राजकोषीय नीति का पूरक है। मंदी के दौरान अधिक प्रभावी या प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। तो ये जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये किसके द्वारा बनाई जाती है, इसे कौन जारी करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति की हम बात करें तो ये RBI के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाई जाती है। और इसी के साथ इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो जो भी मांग होती है, जो भी डिमांड होती है, उसको डायरेक्टली ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये हर 2 महीने में एक बार बनाई जाती है। कितने बार भाई, हर 2 महीने में एक बार बनाई जाती है, इसलिए साल में ये 6 बार बनाई जाती है। कितनी बार, 6। तो साल में 6 बार ये प्रकाशित की जाती है मौद्रिक पॉलिसी, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन वो स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, डाउन चला जाता है। यानी कि जो भी करेंसी का मूल्य है वो क्या चला जाता है, गिर जाता है, डाउन हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है भाई, जो ऋण देगा, जो ऋण देने वाला है उसको तो घाटा होगा, सिंपल सी बात है। इस जो देता है उसको क्या होता है, यहाँ पर घाटा होता है। लेकिन जो यहाँ पर ऋण लेता है उसको क्या होगा, उसको होता है यहाँ पर फायदा। क्योंकि भाई उसको जब यहाँ पर क्या होगा, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी, भाई करेंसी का रेट गिर जाएगा, तो देने वाले को घाटा होगा और लेने वाले को यानी कि लेनदार के लिए क्या होता है, ये फायदेमंद होता है, क्रेडिटर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि। बताइए, श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं वो काले जो वस्त्र होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक ठंडे क्यों होते हैं। तो इसका सीधा सा रीज़न ये है
कि इसमें क्या होता है, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो प्रकाश का जो परावर्तन है वो पूरी तरह से कर देते हैं, यानी कि प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देते हैं। लेकिन काले वस्त्र क्या करते हैं, ये प्रकाश के अवशोषक होते हैं, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? नहीं, ऐसा तो काले करते हैं। हमसे पूछा है श्वेत वस्त्रों के बारे में, क्यों? वे अभिछेदन को रोकते हैं? नहीं, वे सूर्य को, ये भी गलत। तो वे क्या करते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं श्वेत वस्त्र। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमें काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र अधिक ठंडे लगते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें मैच करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर ये अम्ल वगैरह दिए गए हैं, और दूसरी तरफ हमें बताना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो पहला दिया गया है सिरके में उपस्थित अम्ल, हमें बताना है कौन सा। तो सिरके में जो उपस्थित अम्ल होता है, सिरके में होता है हमारा एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का होगा थर्ड। फिर है हमारा दूध का खट्टा होना। देखिए, दूध से दूध, दही, छाछ, इन सब की अगर बात आएगी तो वहाँ पर आपको लैक्टिक अम्ल याद रखना है। तो इसमें कौन सा अम्ल मिलेगा? लैक्टिक अम्ल। तो दूसरे का चौथा हो जाएगा। तो पहले का तीसरा देखो एक में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। आप अगर इसको, आपको एक ही पता था तो आप इससे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। आगे बात करते हैं हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा। तो हड्डियों में होता है कैल्शियम फास्फेट होता है। और यहाँ पर हमें बताना है अमाशय रस में उपस्थित अम्ल। तो अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जिसे हम कहते हैं HCl। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। यानी कि वो गोताखोर कौन होते हैं भाई, जो गहरे गहरे पानियों में गोते लगाते हैं। तो जो पानी में गोता लगाते हैं, गोताखोर उन्हें कहते हैं। तो जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो कौन सी सांस लेने के लिए अपने साथ गैस का यूज़ करते हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और नियोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो जो ये होते हैं गोताखोर, ये सांस लेने के लिए लेके जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम। कौन सी गैस लेके जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम को लेकर जाते हैं अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से हमें दो लिस्ट दी गई हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। और इसमें एक तरफ हमें पादप हार्मोन दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है उसका फंक्शन, कि वो क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, पहला है ऑक्सिन। पहला क्या दिया है? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करता है, ये एक पादप हार्मोन है, और ऑक्सिन क्या करता है, ये शिखर प्रधानता के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं जिब्रेलिन की अगर बात की जाए तो ये जिब्रेलिन क्या करता है, ये कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। क्या होता है? कोशिका जो हमारी सेल होती है उसके वृद्धि में सहायक होता है जिब्रेलिन। फिर है साइटोकाइनिन, ये बहुत पूछा जाता है साइटोकाइनिन अलग से भी आपसे। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है साइटोकाइनिन? कोशिका के विभाजन में काम आता है ये। और यहाँ पर ऑक्सबिसिक अम्ल दिया है। तो ये जो ऑब्सिसिक अम्ल है, ये यूज़ किया जाता है, ये वृद्धि अवरोधक अम्ल है, यानी कि वृद्धि को रोकता है एक तरह से। ये क्या करेगा, वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट का है हमारा फोर्थ, और फर्स्ट का फोर्थ दो में दिया है, बी और डी में। सेकंड सेम है। अब हम देखते हैं थर्ड का है हमारा कौन सा, सेकंड। तो थर्ड का सेकंड किस में दिया है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को हमें अभिकथन ए और दूसरे को हमें क्या करना है, कारण आर कहा गया है। फिर हमें बताना है कि नीचे दिए कोट में से कौन सा सही होगा। तो ए दिया गया है कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर कर लेता है। चलिए, कुछ का तो संश्लेषण कर लेता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सभी का। आप बताइए, क्या हमें सभी विटामिन, हम खुद, हमारा शरीर खुद ही कर लेता है सारे के सभी का संश्लेषण? नहीं, हमें विटामिन के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर से मात्रा लेनी पड़ती है, तब हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी क्या पूरी होती है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कारण क्या दिया है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। बिल्कुल भाई, हमारे विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर ए तो सही नहीं है, लेकिन आर क्या है, सही है। और ये हमें किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ए सही नहीं है लेकिन आर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा
निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? ये मलेरिया के रोगों मलेरिया जो जिनको होता है उनके लिए भी यूज़ की जाती है। तो जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी की जाती है एक सिनकोना नाम की दवा। कौन-सी? सिनकोना, जो कि किससे प्राप्त होती है? बताइए। बिल्कुल। तो सिनकोना ये किसकी छाल से प्राप्त होती है? ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो सिनकोना के वृक्ष से होती है, ठीक है? और यहाँ जो ये सिनकोना के वृक्ष से जो दवाई प्राप्त होती है, ये इसकी छाल से प्राप्त होती है और साथ ही साथ अब क्या होता है, अब इसकी दवाई अलग तरीके से बनाई जाती है। ये मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब जो सही सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। एक साइड हमें दी गई है फसल यानी कि क्रॉप और दूसरी तरफ दी गई है उसकी प्रजाति। तो हमें बताना है इसमें से मस्टर्ड यानी कि सरसों। सरसों की एक प्रजाति वरुणा होती है, बिल्कुल सही। ये सरसों की एक प्रजाति है वरुणा, इसलिए क्या है? सही। मटर की प्रजाति रचना होती है, बिल्कुल सही। भाई मटर की एक प्रजाति है जिसका नाम है रचना, ये भी ठीक है। अलसी, अलसी की एक प्रजाति नीलम होती है, ये भी एकदम सही है। ये है पैडी यानी कि धान, धान की जो प्रजाति है ये राधे नहीं होती है, ये वाला यहाँ पर क्या है? गलत। राधे धान की नहीं है, राधे जो होती है किसकी है? राधे चने की किस्म है ये। किसकी है? चने की किस्म है। राधे किसकी किस्म है? चने की। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? फसल चक्र क्या होते हैं पहले आपको यही पता होना चाहिए। भाई देखिए, जब हम खेतों में कुछ बोते हैं तो उस टाइम पर अगर हम एक फसल को बार बार बोएंगे तो उससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? कम होती है। लेकिन वहीं अगर हम बदल बदल कर फसल लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी? इसकी उर्वरता भी अच्छी होगी और मिट्टी के लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो यही फसल चक्र कहलाता है, जब हम अलग अलग फसल को एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्रम से एक निश्चित समय में बोने के ही क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। इससे क्या होगा? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, उसकी उर्वरता भी बढ़ती है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। तो हमें पूछ दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल। इससे क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी, उसका इंक्रीज होगा प्रोडक्शन। और जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है यानी कि उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो भी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, ये भी ठीक है। मृदा का कटाव कम होता है, बिल्कुल। सॉइल जो इरोजन होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है वो भी क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन यूज किए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नील हरित शैवाल के नाम से हम इसे जानते हैं, नील हरित शैवाल। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? एक प्रमुख जैव उर्वरक होते हैं। इसमें एजोला, एक्जोबैक्टर, राइजोबियम आदि ये सब क्या आते हैं? ये सभी जैव उर्वरकों की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो जो जौ के बीज से अंकुरित करके जो शराब बनाई जाती है उसे आप अच्छे से जानते हैं, उसे कहते हैं बियर। क्या कहा जाता है उसे? बियर। हालांकि बियर, वाइन, वोदका और रम ये सभी शराब के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन हर किसी में क्या होता है? इनकी मात्रा जो होती है इसमें अल्कोहल की वो अलग अलग पाई जाती है, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। और अगर आप इस वीडियो के ये चाहते हैं पीडीएफ कि आपको पीडीएफ भी मिले तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा तब तक के लिए अपना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए